Hi guys, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Furqan and I am again in front of you. Today I am discussing very important topic as well and सबसे पहले उस रब का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आपके सामने मौजूद हूँ और फिर मैं अपने तमाम भाइयों का, तमाम उस्ताज़ा कराम का, तमाम फ्रेंड्स का कि जिन्होंने अपनी प्यार और मोहब्बतों का इजहार किया और मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे जो मेरी वीडियोस हैं उनको शेयर और आगे लोगों तक फॉरवर्ड किया। और आज मेरे माशाल्लाह अल्लाह के करम से 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे भाई मेरा भी साथ और भी देंगे, क्योंकि अभी हमने 100 किए हैं, फिर हमने 1000 करने हैं और इंशाल्लाह फिर 1 बिलियन भी करने हैं, मिलियन भी करने हैं। तो जैसे कि मेरे तमाम जो आउटसाइडर फ्रेंड्स थे और जो बैरून ममालिक के दोस्त थे, सऊदी अरब और दुबई के, वहाँ से भी मुझे फीडबैक कमेंट्स वगैरह आए, उनका भी मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो आज का जो बेसिकली जो मेरा टॉपिक है वो है जी, हाउ वी डेवलप आवर ओन स्टाइल, क्या हम अपना स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने शुरू में कहा अपनी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कि आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि आज मैं एक एग्जांपल को डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो इंतहाई बहुत इंपॉर्टेंट की अमल है। और मैंने इस एग्जांपल की सर्च की, कुछ अर्से पहले मैंने इस एग्जांपल को देखा था और फिर मुझे अब ये एग्जांपल मिल गई और मैंने कहा कि अपने भाइयों तक भी वो फॉरवर्ड कर दूँ, क्योंकि आप और मेरी वजह से अगर एक शख्स भी मोटिवेट हो गया तो हमारे लिए यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इल्हाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की भी बात करेंगे और इल्हाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह कहते हैं कि ये उस एग्जांपल से रिलेटेड है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस पोइट्री के मुतालिक भी इल्हाम इकबाल ने जो फरमाया, आप मेरा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो के इस शेयर के मुतालिक भी मैंने बहुत डिस्क्राइब किया है। आप ट्रैक को लिंक को ओपन करके मेरी जो वीडियो है उसको देख सकते हैं कि इल्हाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शेयर से क्या मुराद है। और फिर आप चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि आज एग्जाम्पल में क्या है। जी, आज मैं न्यूयॉर्क में हूँ और आज एक मुझे बहुत ही गज़ब के पाकिस्तानी से मुलाकात हुई है और मैं इनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साबिर भाई, आप अपनी स्टोरी शुरू से सुनाएं कि वो कूड़ा चुनने से शुरू करें। थैंक यू सो मच रियान भाई। मेरे बचपन का आगाज़ कूड़ा चुनने से हुआ था। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं पाकिस्तान में जो झोंपड़ी में लोग रहते हैं उन्हीं में से एक हूँ और मेरे अब्बू गधा गाड़ी चलाते हैं और मेरी अम्मी घरों में मासी के तौर पे काम करती है। और मुझे बचपन से मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है कि मुझे पढ़ने का शौक था और जब मैं कूड़ा चुना करता था तो मैं कूड़ा चुनने के अलावा अखबारों को पढ़ना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से मुझे डांट भी पड़ती थी और लोग मुझे समझते थे कि मेरे कज़न कि मैं पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया और मैं कुछ नहीं कर सकता और वक्त ज़ाया कर रहा हूँ अखबार पढ़ने में। मगर मेरी ज़िद ने मुझे आखिरकार एक स्कूल तक पहुँचा दिया और मेरे ख्याल में ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही मुख्तलिफ मोड़ है, क्योंकि मैं अपनी कम्यूनिटी में जिसे लोग मुसल्ली, चंगड़, चूड़े कहते हैं, उसका पहला पढ़ा लिखा बंदा हूँ जो अंग्रेज़ी में भी बात कर सकता है। और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह मुझे जो मेरी रूटीन होती थी, मुझे अपने माँ बाप को पैसे कमा कर देने होते थे। मैं सुबह सुबह उठता था, अपना कूड़े का बैग पकड़ता था और मैं मुख्तलिफ मार्केटों में, घरों के सामने जहाँ भी मुझे कूड़ा मिलता था, प्लास्टिक, लोहा, टिन, जो भी बोतलें मिलती थी, गत्ता मिलता था, मुझसे चुना करता था। उसके बाद अपने घर आता था, उसको कूड़े को रखता था, हाथ मुंह धोकर स्कूल की तरफ भाग जाता था और सारा दिन उधर स्कूल में गुजारा करता था। स्कूल में भी मुझे बहुत से मुख्तलिफ तस्सुबात का सामना करना पड़ता था। जैसे मेरे टीचर समझते थे कि मैं मसलियां दा मुंडा ते मेरा दिमाग कम नहीं कर सकता, दे कंसिडर्ड मी डम। और मेरे ख्याल में ये मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी वो थी कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, और मैं उसके लिए ज़्यादा दिल लगी से पढ़ता था। और मेरी एक आदत थी कि मैं रीडिंग करता था और जिससे मुझे बाकी स्कूल वाले बच्चों की निस्बत मुझे एक एज आता था कि मैं पढ़ सकता था। इसी तरह मैंने अपनी 5वीं जमात और 6ठी जमात से फीलिंग वेरी इमोशनल ध्यान। इसी तरह मैंने 5वीं और 6ठी जमात में अपनी अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया और मेरे लिए अंग्रेजी सीखना एक बहुत ही मुख्तलिफ तजर्बा था। जैसा कि अंग्रेजी में बड़े हरूफ होते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं और स्मॉल लेटर्स होते हैं, और मुझे बिल्कुल ये सेंस नहीं होती थी कि अगर हमारे पास बड़े हरूफ है तो मैं स्मॉल लेटर्स को यूज करने की क्या जरूरत है। इसने मेरा बहुत अच्छा खासा वक्त लिया,
मगर मुझे पहली दफ़ा जब अंग्रेज़ी से इंट्रोडक्शन हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान में जिन लोगों को अंग्रेज़ी बोलना आता है उनको लोग मुख्तलिफ अंदाज में ट्रीट करते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बड़ा, मुझे बचपन से इस बात की रियलाइज़ हो गया अगर मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ तो सोसाइटी मुझे मुख्तलिफ अंदाज में ट्रीट करना शुरू कर देगी। इसी तरह मैंने अंग्रेज़ी सीखना शुरू किया और मैंने अपनी 2 नोटबुक्स सिर्फ यही लिखने में कर दी। मुझे लगता था कि जो भी बंदा मेरा इंट्रोडक्शन ज्वाइनिंग राइटिंग से हुआ था और मुझे बड़ी अजीब लगती थी कि रेहान साहब जब आप ज्वाइनिंग राइटिंग लिखते तो वो ऐसे लिखा होता है कि किसी ने ये ऐसे लिख दिया है। तो मेरे लिए ये मैंने अपनी 2 नोटबुक्स इसलिए भर दी कि शायद मैं अंग्रेज़ी लिख रहा हूँ। मुझे बहुत बाद में जब टीचर से थप्पड़ पड़े कि आपने 2 अपनी कापियाँ ज़ाया कर दी हैं तो मुझे अंदाज़ हुआ कि ये अंग्रेज़ी ऐसे लिखी जाती। खैर मैंने अंग्रेज़ी सीखी, मैंने बड़ी शिद्दत से अंग्रेज़ी सीखी। मैंने टेंसेस सीखे, मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस सीखे, मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखे, मैंने एनालिसिस करना सीखा। मैंने एक ग्रामर पढ़ी जो एक इंडिया से उस वक्त मिला करती थी, हाई स्कूल ग्रामर कंपोजिशन, और इसे रैंडन मार्टन ने लिखा था जो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं बच्चों को अभी भी रिकमेंड करता हूँ ट्यूशन पढ़ाते हुए। तो इस तरह मेरे अंग्रेज़ी का सफ़र जारी हुआ और मैं 8वीं जमात में मैंने अपने बोर्ड के पेपर दिए तो मेरे अपनी जमात में मैंने टॉप किया। मैंने 674 नंबर लिए थे 800 में से और मुझे पहली दफ़ा रोटरी क्लब ने एक 300 रुपये की स्कॉलरशिप दी और मैंने अपनी 9वीं 10वीं की किताबें और यूनिफॉर्म खरीदा। इस तरह मेरा ये सफ़र जारी रहा। मगर अब मुझे अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना आ गया तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मैं अपने साथ जो मेरे साथ क्लास फेलोज थे उन्हें ट्यूशन पढ़ाना शुरू हो गया। मैं उनके घरों में जाने लग पड़ा। मैंने सुबह कूड़ा चुनने के बजाय सुबह घरों में अखबार फेंकने शुरू कर दिए। जब मेरी अम्मी काम करती थी मैंने वहाँ जाकर गाड़ियाँ साफ़ करना शुरू कर दी। अब मैं पानी बेचने के अलावा गाड़ियाँ साफ़ करने का शुरू हो गया। यानी जैसे जैसे मेरी ये तलीम मिलती गई माशरे का रवैया भी बदलता गया। मगर मेरे अंदर एक वो जो तड़प थी ना कि मुझे पढ़ना है, वो मेरे अंदर और ही मुझे प्रेशराइज कर रही थी कि मुझे और पढ़ना है। मैंने साथ साथ ना सिर्फ अपनी स्कूल की किताबों के अलावा मैंने रशियन लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने जो भी मुझे मिलता था वो पढ़ना शुरू कर दिया। मैं इसमें एक बचपन का वाकया कोट करना चाहता हूँ कि जब मैं 7वीं जमात में पढ़ता था तो मुझे अभी तक याद है कि मेरी अम्मी घरों अपने सर पे एक बहुत बड़ी किताबों का दफ्तर लिए हुए आई, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग बीकन हाउस में या लाहौर ग्रामर स्कूल में पढ़ते हैं उनकी किताबें बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो मुझे वो बड़ी, आज भी वो मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन लम्हा है कि मैंने देखा मेरी अम्मी ने गठड़ी किताबों के नीचे रखी और मैंने उसमें देखा तो उसमें से एक नॉवल था जिसे मैं भी रेहान साहब को बता रहा था कि मेरे लिए वो दुनिया का मुकद्दस तरीन किताब है। उस नॉवल का नाम मैं चाहूँगा कि हर बंदा वो नॉवल पढ़े जो ज़िंदगी में कोई सीखना चाहता है। उस नॉवल का नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशन और उसे बहुत मशहूर बरतानवी नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकन ने लिखा है। और मेरे पास उस नॉवल का जो करेक्टर पिप है, मेरे लिए शायद वो किरदार पिप था कि पूरी दुनिया में जिसके साथ मैं रिलेट कर सकता था, जो मेरी तरह हालात में रह रहा था और अचानक उसे कोई बेनिफैक्टर मिल गया और वो उसकी लाइफ बदल गई। तो मेरे लिए ये बहुत ही लम्हा था और अभी भी मैं उस किरदार को अपने आप से रिलेट करता हूँ और अपने उससे मुझे हौसला मिलता है। और पता नहीं मुझे क्यों फील होता है कि अगर मैंने वो नॉवल ना पढ़ा था तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती। शायद मैं इस तरह ख्वाब ना देख पाता या इस तरह मैं प्लान सोच का हामिल ना हो पाता। खैर इस तरह मैंने अपना मैट्रिक किया, मैंने अकाउंटेंसी का डिप्लोमा किया, मैंने मुख्तलिफ जॉब करना शुरू कर दी, मैंने सोशल एक्टिविज्म में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मैंने यानी मेरे पढ़ने से बिल्कुल मेरा प्रोफाइल ही बदल गया, आप इसे कह सकते हैं। मैंने लिखना शुरू कर दिया, मैं ज़्यादा शिद्दत से लोगों से मिलना शुरू हो गया। मेरे अंदर जो हसास कमतरी था कि मैं चूड़ा हूँ, मैं चंगड़ हूँ, मैं वो अदब ने या लिटरेचर ने वो बदल के रख दिया। और मैं कैन आई टेक अ ब्रेथ? ओके। इसी तरह मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम में अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैं लाहौर कौंसलेट में एक खतून है जिनका मैं बहुत ही सच्चे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनका नाम कैथरीन किसर था। वो मुझे एक सोशल गैदरिंग पे मिली तो शी वाज ट्रूली इम्प्रेस्ड विद माय स्टोरी एंड उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी होते हैं या इस कम्युनिटी से भी लोग पढ़ लिख सकते हैं। तो उन्होंने मुझे एक फेलोशिप की प्रोग्राम का अप्लाई करने को कहा। तो मेरे लिए ये एक बहुत ही बड़ा था क्योंकि मैं आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं इसके लिए सिलेक्ट हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। खैर आखिरी रोज़ मैंने उसके लिए अप्लाई किया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख दें क्योंकि मेरा और कोई जानने वाला तो है नहीं जो मेरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख सकता हो। तो उन्होंने मेरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा। किस्सा मुख्तसर कि मैं उस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गया। नवंबर 2012 में मैं अमेरिका में आया और उस वक्त प्रोग्राम का क्या नाम था? मैं उसका नाम नहीं लूँगा। नवंबर 2012 में मैं अमेरिका में पहली दफ़ा आया और ये फेलोशिप थी अटलांटिक काउंसिल में इमर्जिंग लीडरशिप प्रोग्राम था
جس میں 15 لوگوں کو پورے پاکستان میں سے چنا گیا اور لکیلی میں بھی اس میں سلیکٹ ہو گیا. اور جب یہاں آیا تو جب پریزیڈنٹ اوباما کے الیکشن ہو رہے تھے ہم مختلف جگہوں پہ گئے, وہاں پہ ہم لوگوں نے لیٹ اٹ پاس ہم مختلف جگہوں پر الیکشن آبزرویشن کرنے کے لیے گئے. تو میرے لیے بہت ہی مختلف تجربہ تھا. جیسا کہ مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ جمہوریت کے اس ملک کو کیا فوائد ہیں, لوگ کتنے رسپانسیبل ہیں, ہر آدمی ووٹ کرنے جا رہا ہے, اور ایک سسٹم میں سوری ریپیٹ نہیں, مجھے میرا اپوائنٹمنٹ ہو جائے گا تو وی نیڈ ٹو کنکلوڈ. اوکے. تو میں اس طرح میں یہ پہلا امریکہ کی میری وزٹ تھی. خیر میں اس وزٹ سے میرے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا, اور اس وزٹ نے میری ہمت بندھائی کہ میں مختلف اور کام کروں. جیسا کہ میں ابھی اپنے جھونپڑی میں اپنے سلمس کے یا جھونپڑیوں میں ابھی موبائل ٹوائلٹ بنا رہا ہوں, کیونکہ میں نے بچپن میں اپنے دیکھا کہ ہمارے بہت سے رشتے دار یا دوسرے جھونپڑیوں والے صرف کولرا ہیزے سے اور ڈائریا سے اور ہیپاٹائٹس سے فوت ہو گئے, انہوں نے بالکل پتہ ہی نہیں تھا. کیونکہ وہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھلی جگہ پہ ہی پیشاب اور پخانہ کر دیتے ہیں, اور وہی پخانہ جو پیشاب ہوتا ہے وہ ان کے پینے کے پانی میں مل جاتا ہے, اور جس سے بڑے بوڑھے بچے عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اور اٹس اے ٹرولی لائف ٹیکنگ ڈیزیز, دے آر جسٹ گیٹنگ لائف ٹیکنگ ڈیزیز تھرو دیز امپیور واٹر. اور میں ان کے لیے موبائل ٹوائلٹ قائم کروں گا, اور میرا ارادہ ہے کہ میں اس موبائل ٹوائلٹس کو اس کے جو ہیومن ویسٹ ان کا ہوگا اس کو میں بایو گیس میں یا فرٹیلائزر میں بایو فرٹیلائزر میں کنورٹ کروں گا. نہ صرف ان کی یہ سینیٹیشن کی پرابلم حل ہوگی, بلکہ ان کو تھوڑی سی اس سے اکنامک اسسٹنس یا بایو گیس اگر ملے گی تو ہم پروڈیوس کریں گے تو ان کی انرجی نیڈز بھی میٹ ہو سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ ریحان صاحب. آپ ڈو اسکول میں کیا کریں؟ یہاں ڈو اسکول میں کیسے پہنچے؟ ڈو اسکول نے مختلف سوشل انٹرپرینور سے یہاں پہ آئیڈیا کمپٹیشن کرایا, جو کہ یہاں نیو یارک سٹی میں میئر کا آفس ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ اور سسٹینیبلٹی کا کام کرتا ہے. اس کے تھرو کیونکہ کام کرتے ہیں کیونکہ نیو یارک سٹی میں تقریباً ہر روز 7 ملین کافی کپ ہوتے ہیں وہ سڑکوں پر پھینک دیے جاتے ہیں یا ڈسٹ بن میں پھینک دیے جاتے ہیں. اور نیو یارک سٹی کی جو بہت بڑا خرچہ ہے وہ اس کوڑے کو یا اس ریوزیبل کپس کو لینڈ فل میں بھیجنے میں خرچ ہو جاتا ہے. تو میں ان خوش قسمتی 18 لوگوں میں شامل ہوں جو اس سوشل وینچر کے لیے سلیکٹ ہوئے, اور میں یہاں 10 ہفتوں کے لیے ہوں. آج میرا 9واں ہفتہ شروع ہو چکا ہے اور اب مجھے نیو یارک کی سمجھ آنا شروع ہوگی اور اب میں واپس جا رہا ہوں. ایگزامپل دیکھی ہوگی, اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے ضرور انسپائر ہوں گے اور موٹیویٹ ہوں گے. تو میں نے پچھلے دنوں ایک بک پڑھا تھا کہ باسط علی باسط صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ جب ایک سمندر یا دریا کسی رستے سے گزرتا ہے تو وہ اپنا نشان ضرور چھوڑ جاتا ہے. تو اس کے اندر انہوں نے بہت کچھ لکھا تھا اس کی تشریح میں. تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی کہ ہمیں اپنا سٹائل خود ڈیولپ کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ اس شخص نے کتنی محنت کی اور اپنی ذات پات کو سب کچھ چھوڑ کر وہ آج کہاں پہ چلا گیا. وہ پھر علامہ اقبال کا وہ شعر کہ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو آپ اسے ضرور کمنٹ اور مجھے فیڈ بیک دیں, اور امید ہے کہ جو نیو ویورز ہیں وہ مجھے سبسکرائب کریں, اور تاکہ میری جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن ان تک پہنچ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.